साथ में अदिति और ठाकुर साहब हैं। तो आप जानते ही हैं कि अभी चुनावी दौर शुरू हो गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी 16 तारीख से लागू हो गया है। इलेक्शन को मैं 4 भागों में देखता हूँ। एक तो प्री इलेक्शन है, बेसिकली प्री पोलिंग जो फेज है, एक पोलिंग डे का फेज है, एक पोस्ट पोलिंग है और एक काउंटिंग है। तो आज हम प्री पोलिंग वाले फेज में हैं। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव है ये अंतिम या 7वें चरण में होंगे 1 जून को। लेकिन हमारे लिए चुनौती ये है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का जो हमारी सीमा लगती है इसका फर्स्ट फेज में होगा 19 अप्रैल को, और हरियाणा के जो इलेक्शन है 25 मई को होंगे। आप जानते हैं कि सिरमौर हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी और पूर्वी में बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण जिला है, जिसकी 126 किलोमीटर की सीमा हरियाणा के साथ लगती है, 2 किलोमीटर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और 97 किलोमीटर की सीमा जो है वो उत्तराखंड के साथ लगती है। आप ये भी जानते हैं कि हमारे कई थाने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के साथ लगते हैं। ऐसे ही कई सब डिवीजन भी जो हैं वो भी इन 3 राज्यों के साथ लगते हैं। तो इसीलिए हमारी सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा काफ़ी लंबा बॉर्डर अन्य राज्यों के साथ है। ऐसा है कि एक चुनाव जो भारत के हैं, लोकसभा के चुनाव, एक बहुत बड़ा एक लॉजिस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का एक डेमोन्स्ट्रेशन है, और इसमें रिसोर्सेज भी पूल करने पड़ते हैं हमको, ऑपरेशंस भी पूल करने पड़ते हैं और इंटेलिजेंस भी पूल करनी पड़ती है। आपके ध्यान के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको 3 सेक्शन CAPF ITBP की हमको मिली है, जो हमने 3 थानों में लगाई है। वो बॉर्डर पे भी चेकिंग करते हैं और आपने नाहन शहर में देखा होगा गश्त भी कर रहे हैं। हमारे 19 इंटरस्टेट नाके लगते हैं, जिसमें 5 उत्तराखंड के साथ है और 14 हरियाणा के साथ है। जो 5 उत्तराखंड के साथ है वो 100% मैन हो गए हैं, और जो हरियाणा के 14 हैं उसमें से 7 में स्टाफ लग गया है और बाकी 7 में भी अभी हम लगाएंगे। हमारी 9 इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई हैं, जिसमें SP साहब के लेवल पे भी हुई हैं, एडिशनल SP साहब के भी लेवल पे हुई हैं, DSP लेवल पे भी हुई हैं और SHO लेवल पे भी हुई है। हमने ये निर्देश दिए हैं कि क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के फर्स्ट फेज में इलेक्शन है, तो 2 बार इंटरस्टेट मीटिंग जो है SHO लेवल पे और DYSP लेवल पे एक बार दोबारा हो, ताकि हम बॉर्डर को ठीक तरह से सील कर सके और जो अंतर्राज्यीय जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उसको हम सॉल्व कर सकें। मैं 2 दिवसीय यहाँ दौरे पे आया हूँ। पिछले कल आया था, मैं कालाम थाने में रुका था, वहाँ भी मैंने अपने पुलिस कर्मियों के साथ इंटरेक्ट किया, और आज हम सुबह सुबह उठ के हमने उत्तराखंड का बॉर्डर सर्वे किया और वहाँ भी जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर पोस्ट है उसको चेक किया, बहरहाल बॉर्डर को किया, पोंटा साहब पुलिस स्टेशन में गए। मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि हमारा जो 226 के किलोमीटर बॉर्डर के करीब हमारा है, उसको फुट पेट्रोलिंग के द्वारा हमारे SHO और SDPO सारा जो है बॉर्डर उसको कवर करें, और उसमें चोर रास्ते होते हैं, कहीं कहीं नदी नालों के रास्ते होते हैं, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी हो जाए और साथ के साथ बॉर्डर की समझ भी हो जाए। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है वो ठीक है। अभी करीब 46% जो है आर्म्स ये डिपॉजिट हुए हैं, और हमने निर्देश दिए हैं कि 19 अप्रैल से पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये 100% हो जाना चाहिए। दूसरा, हमने देखा कि हमारे 7 केस NDPS के हैं, यानी कि मादक पदार्थ के हैं, और 17 केस एक्साइज के हैं। तो उसमें काफ़ी गुंजाइश है बेहतर करने की। तो मैंने निर्देश SP साहब और बाकी अधिकारियों को दिए हैं
कि इसमें थोड़ा बेहतर काम करें और क्वालिटी सीजर्स करें और बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, जैसे अगर आपने शराब पकड़ी तो कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, इसको करें। इसमें काफ़ी अभी स्कोप है। भारत के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने जो लिकर स्मगलिंग है यानी कि शराब की स्मगलिंग का बहुत सीरियस रूप से संज्ञान लिया है और उसी सिलसिले में मैंने निर्देश दिए कि हमारे 8 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, एक बंद है। बॉटलिंग प्लांट्स की ठीक तरह से निगरानी की जाए। सरकार के भी निर्देश हैं कि सब जगह वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे और होम गार्ड की गार्ड हो। तो मैंने इनको निर्देश दिए कि एक्साइज ऑफिशियल्स के साथ, एक्साइज के अधिकारियों के साथ सारे के सारे 8 बॉटलिंग प्लांट्स हैं, इसको चेक किया जाए और उसमें सुनिश्चित किया जाए कि सीसीटीवी लगे हैं और होम गार्ड की गार्ड लगी हुई है, ताकि वो अवैध रूप से बॉटलिंग या डिस्टिलरी से बाहर ना जाएं। साथ ही साथ हमारे 105 वेंड हैं, शराब के ठेके हैं, जिस पे भी चेक करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि ठेकों से अवैध शराब कहीं नहीं जा रही। जहाँ तक पीओज बेसिकली उद्घोषित अपराधियों की बात है, काम ठीक चला हुआ है। नॉन बेलेबल वारंट्स है, जो गैर जमानती वारंट है, उसका भी एग्जीक्यूशन ठीक चला हुआ है। प्रिवेंटिव एक्शन यानी कि जो खुराफात करते हैं उनको 107-51 में बंद करने की बात है, हिस्ट्री शीटर्स की बात है, काफ़ी अच्छा काम चला हुआ है और काफ़ी अनुभवी टीम है और कुछ नए खिलाड़ी भी इस टीम में हैं। हम यही आशा करते हैं कि जो चुनाव है शांतिपूर्ण रूप से हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलती है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक समान सबको एक प्लेइंग फील्ड मिल जाए और कोई इंड्यूसमेंट ना हो, कोई प्रलोभन ना हो और विदाउट फियर एंड फेवर कोई भी बल धन इसका प्रयोग ना हो। हम यही आपके माध्यम से सबको सुनिश्चित करवाना चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश पुलिस, सिरमौर पुलिस और जो भी हमको साधन संसाधन भारत सरकार से, इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे, उसको हम इस्तेमाल करके हम सुनिश्चित करेंगे कि ये इलेक्शन पिछले इलेक्शन से भी बेहतर हो। और इसी टीम ने, इस टीम के काफ़ी मेंबर्स थे जो 2022 में जब इलेक्शन हुआ था उसको भी सुनिश्चित करवाया था कि पूरे शांतिपूर्ण ढंग से हो, उसमें कोई प्रलोभन ना हो और मैं आशा करता हूं कि इस बार पिछली बार से भी बेहतर काम होगा। तो मैंने जो व्यक्तित्व देना था तो मैंने दिया। मैं एसपी साहब को मैं आग्रह करूंगा वो भी कुछ बोले। 2024 के लोकसभा चुनाव के तैयारियों का जायजा लेने के लिए माननीय डीजीपी साहब ने 2 दिन का ये सिरमौर प्रवास अपना रखा था। सर की तरफ से जो भी हमें डायरेक्शन मिले हैं हम उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे और आने वाले दिनों में जो बॉर्डर सीलिंग है, साथ ही साथ जो मादक पदार्थों की तस्करी या शराब की तस्करी, उन सब पे जो डायरेक्शन उनको सर से मिले हैं और जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इस सबको हम बनाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सर की उम्मीदें हैं हमसे, हम उस सबको बिल्कुल पूरी करेंगे और चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाएंगे। सर, लोकसभा चुनाव में कितनी फोर्स तैनात की जाए जिसमें आर्म्ड और आपके लोकल पुलिस? लोकसभा चुनाव में जो हमारी टोटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें 670 होमगार्ड, 605 कांस्टेबल, 122 हेड कांस्टेबल और 59 एनजीओ। तो लगभग ये और जो है 65 सेक्शन जो है हमारा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगेंगे, तो 1700-1800 के करीब जो इसमें टोटल फोर्स लगेगी। देखिए गणित जैसा होता है ये, और पोलिंग स्टेशन पूरे जिले में 589 है, 589, जिसमें से 58 क्रिटिकल हैं और 531 जो है ऑर्डिनरी है। तो जो क्रिटिकल है इसमें सीएपीएफ का आधा सेक्शन लगता है, होमगार्ड लगते हैं, बाकी में एक होमगार्ड एक कांस्टेबल लगता है। एक ये तो हो गया पोलिंग के लिए, लेकिन साथ ही साथ हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 एफएसटी होती है, 3 एसएसटीज होती हैं, बॉर्डर की सीलिंग होती है, उसके साथ लॉ एंड ऑर्डर की भी कंपोनेंट्स होते हैं। कुल मिला के जो है पोलिंग स्टेशन करीब 1000
से ज़्यादा पर्सनल लगेंगे पूरे इलेक्शन को संपन्न करवाने के लिए। जो हमारी कुल जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2400 के आसपास आ रही है, जिसमें होमगार्ड के भी 650 जवानों को मिला के। सर देयर वर एनी अदर क्वेश्चन कि एक होमगार्ड जवान सिरमौर जिला में है, उनको 5 महीने से वेतन नहीं मिल रहा। क्वेश्चन लोकसभा चुनाव से हट के हैं तो हेड ऑफिस से उनका बजट तो सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो एक बड़ा इशू सामने आया था मीडिया के सामने कि 5 महीने से सिरमौर जिला में होमगार्ड के जो जवान थाने और चौकियों में तैनात है उनको वेतन का लेकर इशू था एक। देखिए, वो सरकार से हमने ये उठाया है और मेरे को आशा है कि सरकार तुरंत फंड्स रिलीज करेंगे ताकि इनका पीछे का वेतन जो है वो मिले, और काफ़ी जगह मिल गया है और हम आशा करते हैं कि बाकी जिलों में भी ये पूरी पेमेंट हो जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन सर, नाहन शहर की कच्चा टैंक पुलिस चौकी कोर्ट के आदेश के बाद शिफ्ट हुई है, लेकिन वो नाहन शहर का सबसे क्रिमिनल एरिया है, तो क्या तुरंत उस पर भी कोई एक्शन हो रहा है वहाँ चौकी को पुनः स्थापित करने के लिए? जैसा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार उनको जो कच्चा टैंक चौकी थी उसको खाली करना पड़ा है। हम उसी स्थान के आसपास में कोई सूटेबल कोई ऐसी जगह देख रहे हैं किराए पे, जब तक कि आगे कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है। तो हम देख रहे हैं जल्दी ही हम उसी क्षेत्र में उसी इलाके में सर आपकी भवन कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट होगी एरिया में? आपको लैंड का अलॉटमेंट हुई 5 बीघा जमीन जो चौकी के लिए 5 बीघा जमीन आपको अलॉटमेंट हुई सालों से? जी जी, तो उस पर कंस्ट्रक्शन कब होगी? उसका भी फिलहाल अभी कोई कंस्ट्रक्शन उस पर शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसको लेके कोई कोरेस्पोंडेंस नहीं किया गया। जी सर, एक थोड़ा सा क्वेश्चन हटके है कि हिमाचल प्रदेश में जो आज की डेट में कंटेंट न्यूज़ का बन रहा है और पब्लिश हो रहा है ऑनलाइन, उस पर कॉपीराइट IT एक्ट के कई प्रोविजंस अटैक करते हैं। तो हमारे नाहन में ही उसका एक एप्लीकेशन 4-5 महीने से पेंडिंग रहती है और उसको डिनाइन किया जाता है। चलो वो अलग चीज़ है, बट ये अनफॉर्चुनेट बात ये है कि सीनियर ऑफिसर्स ने उसको एप्लीकेशन को पढ़ा तक नहीं है। तो ये जो क्रिमिनल हम आज साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो सब कुछ साइबर क्राइम में भी शायद में भी मतलब वो सारी एक्टिविटी उसी में फॉल करती है। आपके ऑफिस को भी पत्र लिखा जाता है, SP साहब को अलग से एड्रेस किया जाता है, उसके डिस्पाइट दैट कोई रिजल्ट 4 महीने में नहीं आता है। ये सर एक एप्लीकेशन आई हुई है रिगार्डिंग की जैसा पत्रकार माध्यम कह रहे हैं कि इनकी खबरें कुछ जो कि किसी और न्यूज़ चैनल ने या किसी और पोर्टल ने यूज़ की थी, तो हम देख रहे हैं सर, इसको देख लेंगे। देखिए, ऐसा है कि हर इलेक्शन के संदर्भ में हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोशल मीडिया ऑफिसर हैं, तो एडिशनल SP हमारे योगेश उल्टा सोशल मीडिया ऑफिसर है। अगर कोई आपकी कंप्लेंट है तो इनको दीजिए। साथ ही साथ हमने क्या किया है कि हर पुलिस जिले में एडिशनल SP को एक नोडल ऑफिसर बनाया है कंप्लेंट्स के लिए, पब्लिक कंप्लेंट। जैसे कोई कंप्लेंट करता है आपके फोन में कि वहाँ शराब बिक रही है, वहाँ अवैध मादक पदार्थ बिक रहे हैं, तो एक हर जिले में हमने एक रजिस्टर स्टार्ट किया है। जितने भी इलेक्शन रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं, अगर वो नोडल ऑफिसर को आएगी उसको हम राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे और उस पर नियम अनुसार कार्रवाई करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन है, और उसको एक लॉजिकल एंड पे ले जाएंगे। और नहीं तो क्या होता है कि अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह किसकी कंप्लेंट्स आती हैं, इसको हमने एक सेंट्रलाइज कर दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस बार हम बिल्कुल जो कंप्लेंट्स का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको एक वैज्ञानिक तरीके से, एक अच्छे मैनेजमेंट प्रबंधन के तरीके से उसको हैंडल करेंगे और इस बार कंप्लेंट्स भी कम आएंगी। सर एक और प्रॉब्लम आती है जी कि जैसे पुष्टि करानी होती है कहीं भी क्राइम में, तो पुलिस अफसर इतनी जल्दी वो जवाब नहीं देते, थोड़ा टालने की कोशिश करते हैं। पुष्टि तो खबर की जो तो SP साहब के प्रेस नोट आते हैं वो तो ठीक है, वो तो ऑथेंटिक होते हैं, वो तो बाय नेम हम छाप देते हैं, लेकिन जो जर्नल कोई ऐसा क्राइम होता है कोई, उसमें अफसरों की तरफ से पुष्टि नहीं होती। देखिए, ऐसा है कि ये जो क्राइम का मैटर है और जो रिपोर्टिंग का मैटर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कई गाइडलाइंस हैं और हमको उसमें वो गाइडलाइन जो है वो बिल्कुल फॉलो करनी पड़ती है। जैसे महिला के खिलाफ अपराध है, उसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते। कई दूसरे सेंसिटिव अपराध हैं, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। एक हमारी मीडिया पॉलिसी है या SOP है, मैं चाहता हूं कि उसी के अनुसार
काम करें। उसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस सुप्रीम कोर्ट ने हमको लगाए हैं। अगर आप हमसे गहन प्रश्न पूछेंगे तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि लोगों की सिविल लिबर्टीज का भी मामला है। क्योंकि एक बार खबर छप जाती है, उसके बाद जो उससे नुकसान हो जाता है उसको हम वापस नहीं कर सकते। तो इसमें कॉशन एक्सरसाइज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और जैसे मैंने बताया, हमारी मीडिया पॉलिसी है, और मीडिया पॉलिसी हमारी सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के अनुसार इसमें है। जैसे अगर आप कोई बलात्कार हुआ, उसमें पूछोगे क्या हुआ, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसमें सेंसिटिविटी है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कई बार कई अधिकारियों को हॉल अप किया है। तो पुष्टि में थोड़ा सा कंजर्वेटिव हमारा अप्रोच रहता है। आप, मेरे को लगता है, इसको समझ पाएंगे। और जब साक्ष्य आगे आते हैं या इन्वेस्टिगेशन होती है आगे, और वैसे तो एक बार जब केस दर्ज हो जाता है, कोर्ट में चले जाता है, सब जुडिस है, उसकी इंफॉर्मेशन हम मीडिया के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक्यूज का सवाल है और एक जो मीडिया ट्रायल की बात होती है वो हो जाता है शुरू। तो जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में इसमें काफ़ी आदेश हैं, तो उसको हम पालन करते हैं। ये सब एक पाउंटा साहिब में जी लैबोरेटरीज की एक थेफ्ट हुआ और प्रशंसा के पात्र है पुलिस की, उसमें बहुत जल्दी केस क्रैक हुआ। पर उसमें एक थोड़ा सा एक शंका हमारे मन में है, क्योंकि सोर्सेज ने कहा कि 12.5 लाख रुपए रिकवर हुए हैं और इन एक्चुअल 35 लाख रुपए रिकवर हुए थे। तो शंका हमारे मन में है कि क्या ऐसा क्या था कि 35 लाख रुपए का थेफ्ट है और पुलिस के केस में वो 12.5 लाख रजिस्टर हुआ। तो कोई ऐसी हमारे मन में शंका है जी, वो थोड़ा क्लैरिफाई करें क्या है। देखिए, ऐसा जैसे मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के साथ या किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते। एक तो कंप्लेनेंट है, एक एक्यूज्ड है, ठीक है। ये जो ये इसका सिलसिला है क्रिमिनल लॉ का, ये इनके बीच में होता है। बाकी तो जानकारी के लिए है, ये हर एक केस में है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल चुके हैं कि इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स आप शेयर नहीं कर सकते। किस बलात्कार में क्या हुआ, किस मर्डर में क्या हुआ, वो हम बहुत ज्यादा शेयर नहीं कर सकते। इट इज अ मैटर ऑफ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। तो मैं आपसे दोबारा ये कहना चाहता हूं कि ये इसमें ना जो आप करते भी हैं जर्नलिस्टिक कवरेज, इसमें थोड़ा सा संयम बनने की जरूरत है। लेकिन सर कुछ जगह अधिकारी लोग चालान तक के फोटोज और सब कुछ करके पब्लिश करने के लिए पत्रकारों को दे देते हैं, जबकि एक तरफ ये होता है कि अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते या नहीं बताते। उसमें क्या अधिकारी के क्या कोई रंजिश होती है सर अपनी? तो वो बता पाएंगे, हम तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम नहीं तो सर, पिछली बार आपकी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाई चांस हमको गाड़ियां अंदर अलाउ नहीं करी, हमने ऊपर खड़ी करी तो हमारे चालान कर दिए सर। ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो मीडिया पॉलिसी बनाई है, देखिए ऐसा है कि ये हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन के सिलसिले में बुलाई है। मेरे को लगता है डाइग्रेस हो गई है, और तो ये बड़ी पर्सनलाइज्ड टाइप हो गई है। मैं दोबारा इसको समाप्त करने से पहले यही बोलना चाहता हूँ कि सिरमौर पुलिस और हिमाचल प्रदेश पुलिस और हमारे जो सपोर्ट में सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस आएंगे, साथ के साथ पुलिस ऑब्जर्वर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉमिनेट करेंगे। उनके माध्यम से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ भी चुनाव अच्छे हों, बिल्कुल शांतिपूर्ण हो, और जो हमारे पड़ोसी राज्य में भी चुनाव हो वो भी शांतिपूर्ण और बेहतर ढंग से हो। एक चीज बता दूं कि जो 3 एमएलए जो इंडिपेंडेंट एमएलए के खिलाफ एफआईआर हुई है शिमला में, उसकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कब तक चार्जशीट फाइल हो जाएगी? नो कमेंट्स, मतलब ये इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को रिलेट नहीं करता।